कैसे आए हम इस जग में, किसने हमें रचा कह दो, अब किस गलती की हमें मिली है, कटुतम अरे सजा कहे। ये प्रश्न है किन्नर का कि जब हम तुम्हारे से ही पैदा हुए, उसी भगवान ने हमें पैदा किया है, तो हमें इस किस चीज की सजा दी जा रही है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपने आसपास कम से कम अपने तरफ से ये प्रयास करें कि अगर कोई किन्नर मिलता है तो उसकी पढ़ाई के लिए ध्यान दें। जो हो सकता है, अगर किसी को ऐसी जरूरत मेरी पड़ती है, आप मुझे फोन करें, मैं सहज तैयार रहूँगा, जो मेरे से होगा मैं उसका मदद करूँगा। आहे ज्यांचं देशावर प्रेम आहे, ज्यांची आई वडिलांवर श्रद्धा आहे आणि ज्यांचा ध्येय उच्च आहे, असे माझ्या स्वामी विवेकानंदाच्या स्वप्नातले सर्व युवक युवती बंधू भगिनी सर्वांना माझा नमस्कार। जय हिंद, जय भीम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। शिक्षक दिनाच्या मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया पाई जाती थी। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहरावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ ब्रह्मांड के भूगोल से पहले इस देश का भूगोल पाया जाता था। मी तृतीयपंथी ॲडव्होकेट शिवानी सुरकार। देवाने 2 पंत बनविले, पहिला स्त्री, दुसरा पुरुष, पण तिसरा आम्ही देखील आहोत। देवाने ऍक्च्युली आमच्यावर अन्याय केलेला आहे, आम्हाला डिवायडरवर ठेवला आहे ना, रस्त्याच्या डाव्या साईडला जाऊ शकत नाही। आपण ऐकलं असाल की तृतीयपंथांचं जीवन हे नेहमी त्रासदायक असतं, त्यांचा प्रवास खडतर असतो। तृतीयपंथांचं जीवन त्रासदायक असतं, त्यांचा प्रवास खडतर असतो, त्यांना समाजात मान मिळत नाही। आणि तुम्हाला माहिती आहे की तृतीयपंथी जिथे राहतात सामूहिकरित्या, त्यांच्या घराला काय म्हणतात? इथे नागपूरमध्ये आपण बघितलं असाल हंसापुरीमध्ये राहतात तृतीयपंथी, है ना? हा, तर त्यांच्या घराला डेरा असं म्हणतात। तर आता हा डेरा का बरं आहे? लहानपणापासून आमचे नातेवाईक, शेजारपाजारची लोक आमच्या आई वडिलांना तुमचा मुलगा छक्का आहे, बायल्या आहे, गुड आहे, मामू आहे, रिव्हर्स आहे, अशा विचित्र पदव्या देतात। आमच्या घरच्यांना ते असं होऊन जातं आणि आमचे घरचे लोक आम्हाला हाकलून लावतात। शाळेत गेलं तिथे पण छक्का पाहिला चिडवलं जाते, कॉलेजमध्ये पण तोच प्रकार। चांगलं शिक्षण जरी घेतलं, नोकरी करायला जावं तिथे पण लोक हिणवतात। मग जावं तर जावं कुठे? या सर्व प्रकाराला कंटाळून आम्ही आमची वेगळी दुनिया बसवतो आणि जिथे जाऊन बसतो त्या गोष्टीला, त्या घराला डेरा असं म्हणतात। प्रत्येक मायबापाने आपल्या तृतीयपंथी लेकराला ऍक्सेप्ट केलं तरी डेरा नावाची गोष्ट राहणार का? नाही राहणार। तुमचं रक्त लाल, आमचं रक्त लाल, तुमच्यासारख्याच भावना देखील आम्हाला सुद्धा असतात। मग हा भेदभाव का? एक छक्का जर जात असला तर लोकांच्या नजरा वाकड्या होतात, 4 लोक बघून त्याला हसतात, टिंगल उडवतात। का बरं? तुम्हाला असं वाटते काय की पुरुषांच्या देहामध्ये बंदिस्त झालेली एक ती स्त्री आहे म्हणून? तुमच्या घरी अपंग मुलगा जन्माला आला, तुम्ही अपंगाचं सर्टिफिकेट काढता, त्यांना चांगली शिक्षा देता। मतिमंद जन्माला आला, मतिमंदाच्या शाळेत टाकता। पण किन्नर जन्माला आला तर तुम्ही किन्नराच्या हवाले करता, कुठल्या ग्रंथात लिहू नाही काय असं? जसं आज माझ्या आई वडिलांनी मला शिकवलं, मला साथ दिली, जर प्रत्येकच आई वडिलांनी साथ दिली तर ही गोष्ट किन्नर नावाची गोष्ट आणि डेरा नावाची गोष्टच राहणार नाही। आम्हाला मुलीसारखे ट्रीट करतील प्रत्येक मायबाप। प्रत्येकाचा व्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग असतो। आम्हाला मुलींसारखं राहणं, सजणं, लिपस्टिक लावणं असं आवडतात। आम्ही तर त्या मूर्ती जावेद सारखे नंगे कपडे तर नाही घालत ना, ऑब्विसली आम्ही साडी किंवा सलवारच घालतो। मग लोकांची बोलणी का बरं ऐकायची? सेकंड थर्ड कक्षा में मुझे एक्चुअली मैं खुद को डिफरेंट महसूस कर रही थी। मतलब मुझे लड़कियों जैसा बिहेव करना, लड़कियों के साथ बैठना उठना, बड़ी कपड़े पहनना, लिपस्टिक लगाना, ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगी थी। मुझे अभी भी याद है कि क्लास के बच्चों ने मेरा नाम रखने को बायलिया बोलते थे, तो वो सिलसिला वैसे ही चलता था, मुझे बुरा लगता था बहुत। 8वीं 9वीं कक्षा में फिर से वही सिलसिला चालू था। कुछ बदमाश लड़के थे जो मुझे चिढ़ाते थे, तो उनका ग्रुप जहाँ बैठा था वो रास्ते से मैं गुजरती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अगर गलती से मुझे चिढ़ा दिया तो मेरा दिन खराब जाता था। दिन तो खराब जाता था, रात को मेरे को पढ़ाई करने में तकलीफ होती थी, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे मैं 2 बजे की छुट्टी होती थी तो ऑब्वियसली बच्चे लोग बाथरूम जाते थे, मैं नहीं जाती थी। वो जब रिटर्न आते थे तब मैं जाती थी,
क्योंकि मैं अनकम्फर्टेबल थी, मैं खुद को उनसे अलग फील करती थी और मैं डिसकम्फर्टेबल थी। बाद में मैं 10th पास की, 12th में मैंने डिसाइड किया कि कॉमर्स लेना है, अपने को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। So it was my dream to become a chartered accountant. That's why father had shifted me from Wardha to Nagpur for the further studies of chartered accountancy, because I secured 80% in 12th and I was open merit. I had a distinction in all subjects. तो नागपुर में यहाँ पे मुझे हॉस्टल में पापा ने शिफ्ट कर दिया। वो हॉस्टल का नाम नहीं लूँगी मैं। तो रैगिंग आपने सुनी होगी, रैगिंग होती थी वहाँ पे, तो मेरे साथ थोड़ी डिफरेंट रैगिंग हुई। मुझे सेक्चुअली वहाँ पे लोगों ने मॉलिश करने की कोशिश की। तो पढ़ाई से तो ध्यान हट ही गया था, हरेसमेंट था, रोती थी। आखिरी फैसला किया कि ये सीए छोड़ के मुझे वापस जाना है घर पे। तो मैं फिर पूरा बिस्तर समेट के चली गई। कुछ महीने गुमसुम रही थी, जब डिसाइड किया कि मुझे इतना हरेसमेंट हो रहा है, सोसाइटी में भी मुझे ऐसे बचपन से चिढ़ाते आ रहे हैं, आत्महत्या करने का विचार था। वो टाइम भी मैं गलत थी और मैंने डिसाइड भी कर लिया था। इसलिए मेडिकल स्टोर्स में जाके अलग अलग में बहुत सारी नींद की गोलियाँ, कुछ अलग अलग गोलियाँ, पैरासीटामॉल, वो करके इतनी गोलियाँ इकट्ठा करी, वो कूद के पानी में पी ली। और जब आँखें खोली तो मैं सेवाग्राम हॉस्पिटल में आईसीयू में थी और करीब 17 दिन आईसीयू में थी। मेरी बॉडी में पूरा पॉइजन हो गया था और जो मेंटल सिचुएशन थी वो भी बिगड़ गई थी। तो मुझे रिकवर करने में 1-2 साल गए। बाद में रिकवर करी कैसे। तो अभी घर में फिर से भाई का हरेसमेंट चालू हुआ। भाई मारता था क्योंकि मैं ऐसे ही करके, मेरे बड़े बाल काटता था, मुझे मेरी तरीके से रहने नहीं दिया किसी ने। बस मेरे पापा मम्मी थोड़े सपोर्ट करते थे। फिर भी मैंने डिसाइड किया कि ये छोड़ के मेरे लोगों में जाना है मुझे। तो मैं चली गई बल्लार से ट्रेन मार लिया। एक किन्नर थी सोनम करके, उसके कॉन्टैक्ट थ्रू में चली गई। यहाँ से 15 साल पहले, शायद 15-16 साल पहले। तो पहला ही दिन था ट्रेन मांगने का। I was just clapping and asking for 10 rupees. One handsome man was sitting there and he told me that I am asking for 10 rupees. I will give you 200 rupees. Please come with me in a bathroom. मुझे शौक लगा ये सुनकर। तब पहली बार पता चला कि लोगों का हमारी तरफ देखने का नजरिया कैसा है, कि लोग हमारी खूबसूरती को चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये उपभोग करने की एक वस्तु है। तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। फिर भी मैंने कुछ दिन वहाँ पे, कुछ महीने ट्रेन मांगी। वहाँ पे ऐसा था कि गुरु को हमको आधे कमाई देना पड़ता था। मतलब जैसे मैं 2000 कमाती हूँ, गुरु को 1000 रुपये देता हूँ, 1000 रुपये पास में रखो। बाद में घर में जो काम रहते, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, जो बुजुर्ग किन्ने रहते थे, उपकरण रहता था उनका, पान खा के पूछते तो उनको हाथ से साफ करना पड़ता था। तो ऊपर से गुरु की गालियाँ भी सुनो। कुछ गलती हुई बोलने में तो दंड लगाते थे 1100 रुपये, 2100 रुपये। तो वहाँ पे भी मैं हराश हो गई थी। तो वहाँ से मैंने फिर पूना गई, मैं भाग के वहाँ से। तो पूना में गई सिग्नल मांगने। सिग्नल मांग रही थी, सिग्नल ठीक ठाक चालू था। वहाँ पे मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि लोग जब गाड़ियाँ रुका रहे थे तो अगर 10 कार वाले रुकते हैं तो उसमें से सिर्फ 2 जन कांच खोलते थे, कुछ जन कांच लगा देते थे। हमको देख कर बहुत बुरा फील। एक सरदार जी थे, बहुत बुजुर्ग, मुझे बोल रहे थे कि आपको शर्म नहीं आती क्या? मैंने बोली बाबू जी, शर्म तो उन्हें आती है जो शर्म से घबरा जाते हैं। शर्म तो उन्हें आती है जो शर्म से घबरा जाते हैं। हम तो इतना बेशर्म है कि शर्म हमसे शर्मा जाती है। वहाँ पे सिग्नल 1-2 महीना मांगी में बरसात लगी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से अभी इनकमिंग बंद होगी तो हमको गुरु को आधी कमाई पैसे भी लाके देना पड़ता था। गुरु लोग क्या करते थे, आप सिग्नल नहीं मांग रहे हो तो रात को देह बिक्री करने जाओ, हाईवे पे खड़े रह के धरना करो। पूना में, मुंबई में पैटर्न में ट्रांसजेंडर लोग खड़े रहते हैं। तो मुझे गुरु ने बोला कि तू कुछ भी करके मुझे नाम कमा के ला के दे। मेरे गुरु, मेरे से ये काम होता नहीं, मुझे आप वापस जाने दो। तो मुझे वहाँ पे भी टॉर्चर किया गया, वहाँ पे मेरे को वापस नहीं जाने दिया। मैंने 1 महीने में कम से कम 40-50 हज़ार रुपये कमाए थे। कुछ ऐसे 10-10 की नोट थी, 20 की नोट थी, 50 की नोट, इतने सारे पैसे थे गुरु के पास लग दिए। मैं वो गुरु, इसमें से सिर्फ मुझे टिकट के लिए पैसे थे। तो उन्होंने मुझे टिकट के लिए पैसे दिए और मैं कैसे रिटर्न आई। अभी यहाँ रिटर्न आई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स के हैं, ये यहाँ पे हरेसमेंट होगा। मैं अकेली थोड़ी हूँ, मुझमें कुछ अलग क्वालिटी है, पढ़ी लिखी है, तो उनके काम आ सकती है। फिर मैंने और एक रितु करके मेरी फ्रेंड है ट्रांसजेंडर, डिसाइड किया कि इन लोगों के लिए काम करना है। तो आनंद सर यहाँ पे जैसे आर्थिक ट्रस्ट के प्रेसिडेंट आप शायद जानते होंगे, तो उन्होंने हमको सुझाव दिया कि आप भी एक NGO डालो। तो हमने NGO डाला आधार करके और एक ट्रांसजेंडर की समस्या पर काम करना चालू कर दिया। बाद में मैंने MBA में
मुझे अच्छे फोर्थ टॉपर के अच्छे परसेंटेज मिले, वहाँ पे मुझे कैंपस मिला, जस्ट डायल करके एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वहाँ पे मुझे 27,000 सैलरी ऑफर किया गया फर्स्ट टाइम, बहुत खुश थी। तो इंटरव्यू पास हो गया, ज्वाइन किया, बाद में मैं 6-7 महीना काम किया। तो मुझे वहाँ पे भी लोग, मतलब मेरा बिहेवियर कुछ अलग था, लड़की टाइप, तो वहाँ पे भी चिढ़ाने लगे थे। ऑब्वियसली आप लोग शर्ट के अंदर बनियान पहनते हो, मैं लेडीज़ गारमेंट्स पहनती थी, तो दिखने को बहुत गंदा दिखता था, तो लोग चिढ़ाते थे मुझे। हर ऐसे के वो भी छोड़ दी कंपनी। बाद में महिंद्रा फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस से 3-4 कंपनीज में काम की। बाद में फिर से आके घर में बैठ मिला, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा, क्या करें। पापा ने बोला कि तेरा बड़ा भाई लॉयर है, तो तू भी मतलब लॉ पढ़ और तेरे काम में आएगा। तो मैंने लॉ की पढ़ाई चालू की, एडमिशन, और मैंने तब डिसाइड किया कि मुझे कुछ तो भी अलग बनना है। लोगों का काम है कहना, कहते रहिए। तो जब लास्ट ईयर था, मुंबई चली गई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने। एक एडवोकेट को ज्वाइन किया मैंने कि उन्होंने 10,000 रुपीज़ सैलरी मुझे ऑफर की। मैंने दादर में ऑफिस था, मुझे नाम नहीं मिला, तो 2-3 दिन गई। बाद में 6 बजे तक हमारा ऑफिस रहता था, तो मेरे को ज़्यादा देर तक वो रुका के रखते थे वहाँ पे। तीसरे-चौथे दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपने कुछ और, उनका टच मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोल दिया कि सर मैं वो काम नहीं कर सकती। तो उन्होंने बोला कि ये मुंबई है, यहाँ पे मेरे को ऐसा ही करना पड़ेगा। तो मैंने छोड़ दी वो नौकरी। फिर LGBT फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे एक एडवोकेट से मिलाया कि इनको पता है ट्रांसजेंडर सब्जेक्ट क्या रहता है, लेस्बियन क्या रहती है, गेज क्या रहती है, तो आप वहाँ पे जाके उनको। फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस चालू की। 5-6 महीना अच्छी प्रैक्टिस चालू की। बाद में कोरोना आया, हमारा ऑफिस शटडाउन हुआ, इससे वापस आ गया। तब पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, कोरोना में उनको भी कोरोना हुआ था। 3 महीना हमने बहुत उनके लिए कष्ट किया, हॉस्पिटल, ICU, ये वो। बाद में उन्होंने जान छोड़ दी। मुझे बहुत बुरा लगा, मला असं वाटत होतं माझ्या आयुष्यातला सर्वात मोठा दाग आहे की हा मला सोडून चालला गेला। मेरे पापा जो थे वो बहुत अच्छे पर्सन थे, उन्होंने हर एक चीज़ समझ ली, उनको हर एक चीज़ पता थी मेरा बराबर, मी त्याच्यावर प्रेम करावं। पण रियालिटीमध्ये तसं होत नाही। 3-4 महिना कुठला व्यक्ती किन्नरासोबत रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यावर त्याला समाजाचं भीती येते, किंवा मग त्याचं जर मन भरलं असेल तर त्याचं बिहेवियर चेंज होते। अशा प्रकारामध्ये काय लिहितं, पहिल्या पेजवर वाचलं काय कधी कधी प्रेमबलमध्ये, We, the people of India, having so many resolve to contribute to India into a secular, sovereign, socialist, republic, democratic, and to secure its citizen. काय म्हटलं आहे मानव जातीबद्दल, लिंगाबद्दल नाही म्हटलं आहे की तुम्ही स्त्री आहे, पुरुष आहे किंवा तृतीय आहे। हे आपल्या मानवानेच केलं आहे तयार। तुम्हाला ज्या इमोशनसाठी आम्हाला देखील तुमचं रक्त लागायचं तर आमचं पण लागाय, मग हा भेदभाव का बघा। लोकांना असं वाटतं की हे लोक पुरुष असतात आणि काहीतरी यांना वेगळं करायचं म्हणून साड्या घालतात, तसं नसतं। आमचं शरीर जरी पुरुष बनावटीचं असलं, आमची आत्मा जी असते ती एका लेडीजची असते, आणि आमच्या आत्म्याचं जेंडर, आमच्या बॉडीच्या जेंडर स्नॅच होती। आणि जसं आम्ही तरुणपणाला येतो, जसं 15-16 वर्षामध्ये, तेव्हा आम्हाला आमच्या याच्यात बदल खूप जाणवतात, तेव्हा आम्हाला ही बॉडी नको आहे। म्हणून तुम्ही ऐकलं असाल की किन्नर लोकांच्या सर्जऱ्याच असतात, ट्रान्सजेंडर का बरं म्हणतो, जेंडर चेंज करून किंवा मग बॅलेनोप्लास्टी नावाची सर्जरी असते ती करतात, आपण लेडीज बनवतो। आम्हाला कसं असते, आम्ही मधोमधी असल्यावर कुठली तरी एक साईड पकडावी लागते, एक तर पुरुष बना नाही तर स्त्री बना। नपुंसक असल्यामुळे आम्ही पुरुष तर बनू शकत नाही, आम्हाला स्त्रीच बनावं लागतं, आणि मग आम्ही तिथे सर्जरीज करतो आणि आमचं शरीर पूर्ण एका लेडीजच्या ढाच्यामध्ये हे करतो। यासाठी करतो की कोणी आम्ही कोणाला लाईक केलं पाहिजे किंवा कोणी आम्हाला लाईक केलं पाहिजे यासाठी नाही, आमची आत्मा लेडीजची आहे। मी आज पूर्ण 100% लेडीज झाली आहे, मी बऱ्याचशा सर्जरीज केल्या। मी याच्यासाठी केलं की कोणी माझ्यावर प्रेम केलं पाहिजे याच्यासाठी नाही, माझी आत्मा लेडीजची होती, मला लेडीजची फिलिंग होती, लेडीज बनायचं होतं, म्हणून मी सर्जरीज केल्या। मी दुसऱ्या व्यक्तींसाठी नाही केल्या सर्जरी। ते म्हणता ना, एक वेळा प्रेमात धोका भेटल्यावर दुसऱ्यांदा चिखलात आपण पाय टाकू शकत नाही, कारण पाय भरलेला असतो, विचार करतो आपण। तर अशा आमच्या किन्नराच्या व्यथा असतात। सरांनी फार सुंदर पुस्तक लिहिलं आहे, आणि त्यामध्ये जे म्हणजे छोटे छोटे एक बारकाईने पॉईंट्स आहे की ज्या आमच्या व्यथा आहे, ज्यापर्यंत कोणी आतापर्यंत सांगू नाही शकलं ते त्यांनी व्यक्त केलेले आहे। वेळ अपूर्ण असल्यामुळे मी जास्त बोलणार नाही, आणि कुठेतरी माझ्या या शब्दांना विराम देण्याचा प्रयत्न करेन। हमेशा 2 वस्तुस्थितियों के साथ जुड़ा रहता है। समाज के अंतर्गत अपेक्षाओं का एक स्वर होता है जो नैसर्गिक,
परंतु समाज के अंतर्गत मान्यताओं के तहत, परंपराओं के तहत, रूढ़ियों के तहत उपेक्षाओं का भी एक बहुत बड़ा दम होता है। इंसानी जिंदगी में पुरस्कार कितना आनंद देता है, इससे हम और आप सब परिचित हैं, पर इंसानी जिंदगी में तिरस्कार कितनी पीड़ा देता है, इसका मूर्ति मंत्र स्वरूप हमने और आपने शिवानी जी के मुखारबंदों शब्दों में सुना। मानवीय जीवन की संवेदनाओं के दो दूरस्थ किनारे, एक पुरस्कृत, दूसरा तिरस्कृत, एक परिष्कृत है और दूसरा बहिष्कृत है। इन वस्तु स्थितियों के कारणों की मीमांसा करना है। समाज नैसर्गिक रूप में नहीं बढ़ता, समाज तब बढ़ता है, समाज का लगाव तब कम होता है जब समाज में अलगाव का भाव मुखरित होने लगता है। लगाव के आगे केवल एक अ का शब्द, एक नुक्ता जोड़ दिया जाए तो वो अलगाव अलगाव हो जाता है। अगर उपयोगिता यह आधार है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन सा सामाजिक पड़ाव है जिसमें किन्नर उपेक्षा का पात्र है? अत्यंत विनम्रता से कहना चाहूंगा संतोष जी, पौराणिकता के अंतर्गत कितने उदाहरण हैं जिनसे कहीं पर भी यह ध्वनित नहीं होता कि किन्नर समाज का उपेक्षित वर्ग। अगर आप उपयोगिता की बात करते हैं, औचित्य की बात करते हैं, तो मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा जिनको हम रोज पढ़ते, पढ़ाते, समझते और उस पर व्याख्यान करते। आप विचार करिए, महाभारत का पूरा प्रयोजन यदा यदा ही धर्मस्य की पृष्ठभूमि से लेकर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि थे, इस चिंतन पर आधारित है। मैं 2 घटनाक्रमों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विचार करिए, अर्जुन जैसे धनुर्धर को अपने गांडियों को छिपाने के लिए शमी का वृक्ष मिल गया था। अर्जुन जैसे धनुर्धर को विराट नगरी के अंतर्गत लंबी बाहों वाला धनुर्धर अर्जुन, अजान बाहु जिसका नाम था, उसकी पहचान अज्ञातवास के अंतर्गत ब्रह्मलीला के अलावा दूसरे किसी रूप में संभव नहीं। और इसलिए अगर कोई मुझसे जब पूछता है कि महाभारत की संरचना के अंतर्गत प्रमुख पात्रों का नाम गिनाइए, मैं बहुत शिद्दत से कहना चाहता हूं, महाभारत 2 करवटों के ऊपर में खड़ी है। महाभारत की पहली करवट अर्जुन की ब्रह्मलीला का रूप है और महाभारत का दूसरा पड़ाव, अरे उस महाभीष्म के सामने शिखंडी का खड़ा होना है जो महाभारत के मोड़ को परिवर्तित करेगा। हमारे शहर के गौरव आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी मिश्रा एक कार्यक्रम के दौरान, विमोचन के कार्यक्रम के दौरान बोल गए थे, सच और बेबाक बात करने के लिए मशहूर वेद जी। वे बोला था उन्होंने कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजा बोला रात है। किसी गोरखनाथ पांडे जी की पंक्तियाँ हैं कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। बिल्कुल सच और बेबाक आज जो हम लोगों ने यहाँ पर सुना और देखा। मित्रों, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, कीमती समय वेद जी ने हमें यहाँ पर प्रदान किया।